हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो क्यों आई है आपके सामने, और यहाँ पीछे जैसा कि लिखा हुआ है कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें। हालांकि अगर जो बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ फिजिक्स पर ही अप्लाई करो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट पर ही अप्लाई करना है। पर चूंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो उसकी स्किल्स सारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वैसा ही आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल वैसे ही आप लोग अगर फॉलो करें तो आप लोगों के लिए 70 में से 70 या फिर 69 या फिर 68 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको क्वेश्चंस के आंसर आने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग ये समझें कि मतलब हम 70 में 70 तो नंबर ले आएंगे क्योंकि हम लोग कॉपी अच्छे से लिखेंगे, लेकिन कॉपी अच्छे से लिखने के साथ साथ आंसर भी ठीक होने चाहिए। ये तो था एक मजाक का मुद्दा। तो आज की जो क्लास है या आज का जो सेशन है या आज की जो वीडियो है, वो छोटी सी वीडियो केवल इस बात पर डिपेंड है कि कैसे करके आप लोगों को अपनी फिजिक्स की कॉपी को लिखना है। क्या आप लोगों को रेगुलरिटी रखनी है पूरी कॉपी में, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप लोग अपने टीचर को इंप्रेस कर सकें। तो मेनली मैंने यहां पर 3 चीजें हाईलाइट की हुई हैं। तो फिजिक्स की कॉपी में जब मैंने भी ये कॉपी लिखी थी अपनी, हालांकि मैं अपने जो कहना चाहिए जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं जब अपनी कॉपी लिखता था तो उस टाइम पे कॉपी लिखने का मेरा टारगेट मेन ये नहीं होता था कि मैं मैटर को बहुत ज्यादा लिखूं। कभी भी इस बात पे फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप टीचर को सामने जो आपका टीचर चेक करने बैठा है कॉपी, वो इस बात से इंप्रेस हो जाएगा कि मैटर लिखा हुआ बहुत है। इस गलत फहमी से बहुत दूर रहना। ठीक है, कॉपी लिखने का सबसे अच्छा फंडामेंटल तरीका ये होता है कि आप लोगों को इस बात पे कतई नहीं जाना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैटर लिखकर टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए वही तो मैं डिस्कस करने आया हूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ बातें अपने टाइम की शेयर करना चाहता हूं। जब भी आप कॉपी को लिखने बैठेंगे तो आप लोगों के सामने एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, जिस वजह से आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी होंगी। साथ ही साथ उन बातों को याद करने में से एक बात यह है कि टाइम का मैनेजमेंट जो कि अभी मैं समझाने वाला हूं आपको, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि क्वेश्चन सारे जब आप लोग लगाएंगे तो क्या सारे क्वेश्चंस में आपका टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग सुन लीजिएगा। तो अगर आप लोगों की पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, अगर कोई भी प्लानिंग आपकी नहीं है, तो आप सडन पेपर देने अगर जा रहे हैं, मोस्टली बच्चे, मैं आप लोगों को लिख कर देता हूं, 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। वो सिर्फ ये सोचकर जाते हैं कि आज मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर है। 2-4 पेन रख लेते हैं, हो सकता है तो एक पेंसिल रख लेते हैं, और पहुंच जाते हैं एग्जाम हॉल में, एडमिट कार्ड दिखाते हैं और बस उन्होंने कॉपी को लिखना शुरू कर दिया। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी हो जो कि पूरे मार्क्स का आंसर सही लिख कर आया हो, सभी आंसर्स जितने भी हैं सबको सही लिख कर आया हो, लेकिन जब वो अपना रिजल्ट चेक करता है तो सबसे बड़ी जो कमी निकल के आती है वो ये कहता है कि मैं तो यार बहुत अच्छा पेपर करके आया था, मेरे हिसाब से तो 70 में से 65 नंबर कहीं भी नहीं गए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 70 में से केवल और केवल 45 रह गए। क्या पता किसी के भाई 50 नंबर आ जाए, किसी के 49 आ जाए। मतलब एट लास्ट मैं आपसे ये कह सकता हूं कि बच्चों की उम्मीद के मुताबिक जो नंबर नहीं आए हैं वो नंबर्स कुछ ना कुछ उसकी उम्मीद से वेरी कर रहे होंगे, मतलब चेंज होंगे नंबर। ऐसा क्यों होता है? जबकि उसे कॉन्फिडेंस ये होता है रिजल्ट आने तक कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं होती है, और बोर्ड के एग्जामिनर जो कि कॉपी को चेक करते हैं उनकी भी सही मायनों में कोई गलती नहीं होती है। आप लोग अगर ये आकलन लगाते हैं कि सिर्फ मैटर को लिख देने से आपके नंबर बेहतर आ सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सिर्फ आंसर्स को लिख देने से आप कभी भी पूरे नंबर नहीं पा सकते। आप लोग अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि 70 में से 70 अगर नंबर लाने हैं, जो भी थ्योरी के सब्जेक्ट 70 के होते हैं, तो आप लोगों के सामने एक चीज टारगेट के तौर पर होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि कॉपी को लिखने का तरीका क्या है हमारा। तो ज्यादा देर को बात, क्या बोलना था मुझे, ज्यादा बात को देर तक नहीं चलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं उलझ रहा हूं आप लोगों को एग्जाम में नहीं उलझना है। ठीक है, ज्यादा बात को देर तक नहीं उलझाएंगे और सीधे सीधे मैं अपने पॉइंट पर आता हूं कि जो बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए या जो बातें आपको अपने ऊपर फॉलो करनी चाहिए कॉपी को लिखते वक्त, वो क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो वो है आपकी राइटिंग स्किल्स।
ठीक है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि आपके नंबर कभी भी पूरे नहीं आएंगे, बशर्ते आपने पूरे नंबर्स का पेपर लिख रखा है, आंसर सभी दे रखे हैं। कोई गारंटी नहीं इस बात की कि आप लोग कंप्लीट नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, आपको कितना भी भरोसा हो, आप ये सोचकर चलिए कि आपके मार्क्स तभी पूरे आते हैं जब आपकी कॉपी इंप्रेसिव होती है, जब आपकी कॉपी इंप्रेसिव होगी। अगर आपकी कॉपी इंप्रेसिव नहीं है तो आप लोग पूरे नंबर लाने का सपना भूल जाना। ठीक है। एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, कोई अपनी बीवी से लड़कर आया होता है, किसी के बच्चों ने उसे बहुत तंग किया होता है, किसी को बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कोई हो सकता है कि बहुत खुश होकर घर से आया हो। तो डिपेंडेंट बात केवल इतनी है कि आप लोग इस बात पर फोकस करिए कि कॉपी अगर इंप्रेसिव है तो नंबर बशर्ते, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स में आता है थ्योरी, थ्योरी प्लस, थ्योरी प्लस डायग्राम का कॉम्बिनेशन। क्या आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं? थ्योरी प्लस डायग्राम्स का कॉम्बिनेशन कैसा है आपका? आपको यह लगता है कि मेरा डायग्राम तो मुझे आता नहीं है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डायग्राम तो आपको आता नहीं है, तो आप लोग ये सोचते हैं कि नंबर ज्यादा लाने के लिए उस डायग्राम से रिलेटेड हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लिख देते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश करेंगे तब आप लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि टीचर को ये इंप्रेशन आपका बिल्कुल पसंद नहीं आता है, चाहे वो आपकी कॉपी में कितनी भी अच्छी थ्योरी क्यों ना देख ले, पर वो ये चाहता है कि शॉर्टकट मेथड से ज्यादा चीजें क्लियर होनी चाहिए। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी पूरी कॉपी को पढ़ने बैठेंगे वो ना, वो ये चाहते हैं कि कम शब्दों में ज्यादा बात दिख जाए। अगर आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरी लिख दी और डायग्राम जो है वो है ही नहीं, तो आपकी थ्योरी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो भी फिजिक्स का ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ाता होगा, तो उसे ये तो पता होगा ना कि थ्योरी के साथ कौन सा डायग्राम नेसेसरी है। अगर वो डायग्राम नहीं है तो उसका इंप्रेशन पहले ही खराब हो जाएगा, अर्थात आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है। ये राइटिंग स्किल्स में ये नहीं होता है कि सिर्फ राइटिंग कैसी है, लिखने के तरीके में ये भी आता है कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर आप लोगों ने डायग्राम को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है तो आप सीधे सीधे थ्योरी को थोड़ा सा कट कर सकते हो, साथ ही चीजों को बता सकते हो कि चित्रा अनुसार आप सारी चीजों को उसमें डिफाइन कर दीजिए और बोल दीजिए चित्रा अनुसार। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आप लोगों का बहुत वक्त बचेगा, पर्सनली मैं आपको यह एडवाइस दे रहा हूं, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। एग्जामिनर को यह चीज बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे ने सब कुछ डायग्राम में शो कर रखा है, इसका मतलब है कि इसे थ्योरी भी आती होगी। जब इसको थ्योरी आ रही होगी तभी तो इसने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में कोई गलती नहीं की है इसने। आप डायरेक्ट चित्र अनुसार लिख सकते हैं अगर आपके ज्यादा बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, तो आप थ्योरी के पार्ट को छोड़कर डायग्राम्स को चित्रानुसार लिख करके और आप लोग पूरा डेरिवेशन या जो भी पार्ट आपका मेन है उसे आप उतार सकते हो नंबर के अनुसार। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये लगता है कि एक नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम लोग 10 लाइनें लिख दें, 20 लाइनें लिख दें, बिल्कुल गलती मत करना। बहुविकल्पीय का मतलब यह होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप वो ऑप्शन बताइए जो कि सही है, सिर्फ ऑप्शन बताएंगे। दूसरी चीज, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर एक वर्ड में खत्म हो रहे हैं तो एक वर्ड में ही आंसर दें, या फिर मैक्सिमम एक लाइन में आंसर दे दे बस, इससे ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ना है। या तो कोई डेफिनेशन ही है वो 1 नंबर की है और 2 लाइनों में आ रही तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है। कोई लघु है तो आप लोग को ये याद रखना है कि अगर लघु क्वेश्चन है तो आप लोग समझ के चलिए, लघु क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 4 5 6 लाइनों का बहुत है, सफिशियंट है, इससे ज्यादा ऊपर मत बढ़िए। फिर लघु का दूसरा टाइप आता है, उसमें आधे पेज को अगर आप लोग लेके चलें सफिशियंट है। बहुत ज्यादा मैटर लिखने पर आप लोग को फोकस नहीं करना है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। दीर्घ आता है, दीर्घ का पैटर्न आपको समझ के चलना है कि आप लोग कितना ज्यादा लिखेंगे तो टीचर आपका इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स में आप लोगों को पहली बात बहुत साफ सफाई रखना है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको, नीट एंड क्लीन। ये बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ज्यादा लिखने से आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कम लिखेंगे, सिलेक्टेड लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, साफ लिखेंगे, टीचर को देखते ही आपकी कॉपी में मजा आ जाए, ऐसा लिखेंगे। साथ ही साथ सबसे मेन बात आप लोगों को ये याद रखनी है नीट एंड क्लीन के साथ साथ कि मोर चीजें, मतलब हद से ज्यादा, मोर, या फिर ऐसे कह दूं मैं,
ऐसे कह दूं, स्मार्ट राइटिंग में लिखेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क का मतलब ऐसा वर्क करेंगे जिसमें आप लोग कम चीजों में डिफाइन कर पाए सारी चीजें। ठीक है। नंबर 3 पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स अगर हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, तो डायग्राम्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना। ये बात याद रखना है, ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, पहली बात तो आपकी ये हो गई। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। उसके बाद आता है आंसर्स को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जो कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन किया था। आंसर्स को लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप लोग अगर बहुविकल्पीय है, जैसे आप लोग का एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, तो आप लोग आंसर क्या देंगे, 1 का क्या है, डी है। और सही ऑप्शन अगर सपोज दैट मान लेते हैं इंटरफेरेंस है, यानी व्यतिकरण है किसी ऑप्शन को, 1 का डी है, तो इंटरफेरेंस उसको लिखा। ठीक है, इंटरफेरेंस लिखा और उसके आगे टिक लगाया और ये आपका आंसर हो गया। अब टीचर जो चेक करने बैठेगा उसे ये लगेगा बच्चा बहुत अच्छा है, ये उसने लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है, जिसका आंसर इंटरफेरेंस है, ये करेक्ट आंसर है। मेरी तरह चलिएगा, ये मेरा रूल है, मैं ऐसे फॉलो करता हूं। तो टीचर को कहीं भी, मतलब आपको अपनी तरह से, अपनी तरफ से ये कोशिश करके चलनी है कि सामने वाले टीचर को अपनी तरफ से कोई मेहनत ना करनी पड़े। अगर सामने वाला टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हुए बहुत उलझ रहा है तो डेफिनेटली आपके नंबर वो काट लेगा। ठीक है, आप उसका कोई दोष नहीं है इसमें। वो बहुत ज्यादा लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहकर आपकी कॉपी चेक करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी कॉपी इतनी स्मूथली चेक हो जाए कि उसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को जाकर बेकार नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए और ऑप्शंस जो भी हैं बस उसको लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाइए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्या करेंगे, आंसर, कौन सा आंसर, फर्स्ट का आंसर डायरेक्ट। अगर आपको लगता है 1 वर्ड आंसर है तो 1 वर्ड में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको लगता है ये हमें 1 लाइन में समझा सकता हूं तो आप 1 लाइन में ही समझा दें, 1 लाइन में भी समझा सकते हैं। ठीक है भाई, 1 लाइन में समझा दीजिएगा। उसके बाद लघु आते हैं, फिर दीर्घ आते हैं। दीर्घ क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके बहुत थ्योरी को नहीं लपेटना है। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है कि कॉपी लिखने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नीट एंड क्लीनिंग होनी चाहिए। वो कॉपी बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए। आपकी इंप्रेसिवनेस से ही वो आपको नंबर देने को जज करता है। ठीक है, इसलिए ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नंबर 3 अगर मैं बोलूं आपसे, टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। यहां मैं आप लोगों को एक तरीका ऐड करके बताऊंगा, थोड़ा पीछे फिर से चला जाता हूं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कॉपी को लिखते वक्त आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि शुरू के आपको ऑप्शंस अच्छे से नहीं आते हैं, सपोज दैट जो आप लोगों के 6 क्वेश्चंस हैं, 6 MCQs हैं, इसमें आप लोगों को फोकस ये करना है 6 MCQs में कि सपोज दैट ऊपर वाला ना करे कि आपको 3 आते हैं और 3 नहीं आते हैं। अगर ऐसा है तो इस कंडीशंस में आप बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को मत छेड़ना। ठीक है, बिल्कुल भी मत छेड़ना। आप लोग ये ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को आप तभी छेड़ें शुरुआत के जब आपको ये लगता हो कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली आंसर के साथ पता है। सपोज दैट आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में लेकिन आपको ऑप्शंस शुरू के 3 नहीं आते हैं। अगर आपको शुरू के 3 ऑप्शंस नहीं आते हैं तो अब आपने वो टिक लगा दिए और वो गलत हो गए 3 और 3 सही हो गए, तो टीचर आपको शुरू में ही जज कर लेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी अच्छे बच्चे के एक क्वेश्चन को अगर हम लोग गलत मान लें तो भी वो अच्छा लगेगा हमें, 2 मान लें तो ठीक ठाक है चलो, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन गलत है तो वहां से हम जज कर लेंगे ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इतनी बात पर आप फोकस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन शुरू में नहीं आते तो आपको वो क्वेश्चन को छेड़ना ही नहीं है। आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरह से आते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसी बीच में आप लोग को ये याद रखनी है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि तीसरा क्वेश्चन पहले कर दिया, इसका का खंड पहले कर दिया, खा खंड पहले कर दिया, उसके बाद डायरेक्ट पहुंच गया 7वें नंबर पर। ऐसे भी नहीं करना है कि 7वें का गा पहले कर दिया फिर दूसरे का बा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा मेथड बिल्कुल मत इंप्लीमेंट करना, बिल्कुल फॉलो मत करना। अगर ऐसा आपने कर दिया तो आप लिख के रख लीजिए, आपके नंबर बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। बिल्कुल मत करना। टीचर को बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं है आपको, वो बहुत स्मूथली आपकी कॉपी चेक करे और आपको उसे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट करना है। उसे ऐसे सॉल्व कराना है कॉपी को जैसे कि वो ये जानता है अरे इसने कॉपी में तो कुछ दिक्कत पैदा करी ही नहीं है, तो मैं तो बस कॉपी को बस चेक करता चलूं काफी है मेरे लिए। ठीक है, अगर मैं कॉपी को बस जस्ट चेक करता चलूंगा तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्थात मैं बच्चे को डायरेक्ट नंबर दे सकता हूं।
ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ क्वेश्चंस के नंबर को, हर नंबर को, क्वेश्चंस के नंबर को हाईलाइट करें, क्वेश्चंस नंबर हाईलाइट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बच्चे बच्चे भैया क्वेश्चन के जो नंबर हैं उन्हें हाईलाइट नहीं करते हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। मैं खुद कॉपी चेक करता हूं तो मुझे लगता है कि यार मतलब क्या ही यार, कॉपी चेक करते हुए दिमाग खराब हो जाता है कि बच्चा कैसे मतलब क्वेश्चन का नंबर तक नहीं बता पा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आप भी जानते हैं कि अगर आप लोगों को यही नहीं पता है कि हमें कितने समय में कितना क्वेश्चंस करना है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किसी हाल में सही नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो कुछ क्वेश्चंस चले जाएंगे, बशर्ते आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टाइम मैनेजमेंट बना के चलता है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम मेरे जो है पहले लॉन्ग क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद में अब मुझे अति लघु अच्छे से आते हैं, तो पूरा अति लघु का पार्ट उठा लीजिए। फिर आपको लगता है कि मुझे लग रहा है लघु बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन याद रखना ऐसा आपको सिर्फ तब करना है जब आप लोग को किसी सीरियल के साथ में पता है कि ये क्वेश्चंस मुझे सबसे अच्छे से आते हैं। वरना कोशिश ये करिएगा कि पेपर में या तो ऊपर से नीचे चलिएगा या फिर नीचे से ऊपर जाइएगा, मतलब या तो बहुविकल्पियों से, सही तरीका यही कहता है कि बहुविकल्पीय, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर उसका लघु, फिर उसके बाद दीर्घ, ऐसे करके चलो। अगर ऐसा नहीं होता कि आपके सामने कोई दिक्कत आ रही कि आपको किसी खंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, तो आप उल्टे चल लीजिए, पहले विस्तृत क्वेश्चंस कर दीजिए, लेकिन टाइम का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लिखने पे ध्यान मत देना। समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखने पे ध्यान मत देना, मेरी ये बात आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये बात फॉलो कर ली और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर या एक आध कम नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को फॉलो करना है कि बहुत ज्यादा लिखने पर ध्यान नहीं देना है, डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने डायग्राम पर बहुत ज्यादा फोकस किया तो थ्योरी तो आपको ऑलरेडी आती होगी। एट लास्ट मैं आपसे कहूं कि थ्योरी आपकी कभी नहीं पढ़ी जाती, चाहे डायग्राम सही होगा तो भी थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी, डायग्राम गलत होगा तो भी आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। मैं कह सकता हूं थ्योरी आपकी किसी भी कंडीशन में नहीं पढ़ी जाएगी। आप लोगों का काम बहुत साफ होना चाहिए, थ्योरी आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डेरिवेशंस में पद बहुत ज्यादा इक्वल और बिल्कुल सेम वे में लिखे होने चाहिए, और आप लोगों को बहुत अच्छे से यह बात समझ लेना है कि ज्यादा लिखने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ज्यादा लिखने पर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट में बोल रहा हूं, जिसने डायग्राम अच्छे से बना दिया, टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, तो अच्छे से याद रखना टाइम के साथ में आप लोग ये डिवाइड कर लीजिए कि 1.5 घंटे में मुझे सभी लॉन्ग क्वेश्चंस निपटाने हैं। उसको डिवाइड कीजिए, जितने क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, 4 को 1.5 घंटे से डिवाइड कीजिए। एक क्वेश्चंस में उससे ज्यादा वक्त मत लगाना, वरना आगे चल के क्या होगा, आपकी राइटिंग भी खराब होगी जब आप तेज भागोगे, और उस वजह से आपके आंसर्स भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आप लोग पीछे हो जाओगे। ठीक है, आपको यही लगेगा कि मैं सब करके आया हूं, मेरे नंबर क्यों नहीं आए। तो सब नंबर तभी आते हैं जब आप लोग अच्छा लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए खुश रहिए हमेशा, बहुत सारी मेहनत करते रहिए। अभी तो हम लोगों को 2 महीने का सफर बहुत अच्छे से साथ में तैयार करना है, और ये भी समझ लें कि ये 2 महीने का सफर हम आपके लिए सब्जेक्ट वाइज, सभी टीचर्स आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रहेंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, उनको ज्वाइन करिएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।